हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि ज़बरदस्त जानदार शानदार होंगे। आज संपूर्ण हिंदी व्याकरण हम लोग करेंगे। इसमें कुल 40 प्रश्न होंगे और सभी सवाल को विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा, जिससे चीज़ें समझ में आए और बेहतर स्कोर आप एग्ज़ाम में हो सके। तो कुल 40 प्रश्न हम लोग देखेंगे इस वीडियो में और सभी प्रश्न को विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा। और जितना भी सवाल है, ये सभी सवाल PYQ है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सभी सवाल को हम लोग विस्तार पूर्वक देखते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का वीडियो आपको पहले मिले। तो चलते हैं आज का पहला सवाल की तरफ। वेद शब्द का विशेषण क्या है? तो विशेषण उसको बोलते हैं जो किसी की विशेषता बताए। तो वेद का विशेषण आपका क्या कहलाएगा? वेद का विशेषण वैदिक होगा। क्या होगा? वेद को वैदिक कहेंगे। तो वेद का विशेषण आपका क्या कहलाएगा? वैदिक। यानी वेद को विस्तार पूर्वक आप बोलिएगा तो क्या होगा आंसर? वैदिक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। आचार्य शब्द में कौन संज्ञा है? तो संज्ञा समझिए कि कौन सा संज्ञा है। जातिवाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। इस वीडियो में व्याकरण के सभी चैप्टर को हम लोग देखेंगे। सभी चैप्टर से कुछ ना कुछ प्रश्न इसमें हम आपको करवाएंगे और विस्तार पूर्वक समझाएंगे, जिससे आपको सब कुछ समझ में आए। तो बगैर वीडियो को स्किप किए हुए आप पूरा वीडियो को देखेंगे, तब जाके आपका व्याकरण बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो वीडियो में बने रहें, ताकि आपको व्याकरण में बेहतर से बेहतर स्कोर आ सके। तो चलते हैं आचार शब्द को देखते हैं। आचार शब्द में कौन सा संज्ञा है? आचार शब्द में आपका कौन सा संज्ञा होगा? याद रखिएगा, जब किसी का भी नाम आ जाए, पर्सनल नाम, तो वह नाम अगर आ जाए किसी का भी, तो उसको हम लोग व्यक्तिवाचक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। और याद रखिएगा, संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के याद रखिएगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रववाचक, भाववाचक, समूहवाचक। कितने हैं? 5 हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रववाचक, भाववाचक और समूहवाचक। ठीक है ना? क्या है? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक अपना लगा लीजिए। उसके बाद जातिवाचक, उसके बाद द्रववाचक, ठीक है, उसके बाद भाववाचक, उसके बाद समूहवाचक। क्या होगा? समूहवाचक। याद रखिएगा, संज्ञा के कितने भेद हैं। यहाँ से डायरेक्ट सवाल बनेगा कि संज्ञा के कितने भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 5 भेद हैं। कौन कौन? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रववाचक, भाववाचक और समूहवाचक। व्यक्तिवाचक जिसमें व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि का, यानी उसका अपना नाम होगा। पर्सनल कोई ना कोई नाम आता होगा, जैसे राम, मोहन, पटना, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, ये सब नाम आएगा तो व्यक्तिवाचक। जिससे पूरे समुदाय का बात होगा, पूरी जाति का बात होगा, उसे जातिवाचक। जैसे कुर्सी, दुनिया में एक कुर्सी नहीं है, बहुत सारा कुर्सी है। ठीक है ना? फूल, साइकिल, है कि नहीं? मोबाइल, देखिए बहुत सारा मोबाइल है। उस मोबाइल का अगर हम नाम बोल देंगे कि यह वीवो, तो नाम बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक। अगर सिर्फ मोबाइल बोल दिए तो जातिवाचक, क्योंकि दुनिया में बहुत सारा मोबाइल है। अगर बोल देते हैं हम लोग मोटरसाइकिल, तो दुनिया में बहुत सारा मोटरसाइकिल है, तो जातिवाचक। अगर वही मोटरसाइकिल का हम लोग नाम बोलेंगे हीरो, ग्लैमर, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। द्रववाचक जिसको हम लोग नाप सकते हैं, जोख सकते हैं, तौल सकते हैं, ठीक है, वो द्रववाचक। जैसे कि पानी, सोना, चांदी, यानी जिसको पी सकते हैं, खा सकते हैं या पहन सकते हैं, आभूषण होगा, जो गहना जेवरात होगा, वो सब आपका द्रववाचक होगा। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये सब द्रववाचक। पीने वाला सामान भी, खाने वाला भी द्रववाचक। जैसे पीने वाला शरबत, शराब, पानी, दूध, लस्सी, छाछ, घी, ये सब आपका द्रववाचक होगा। भाववाचक, इसको फील किया जा सके, जैसे हरियाली, देखकर आपको पता चलेगा कि ये हरा है। बुढ़ापा, देखने के बाद पता चलेगा कि बूढ़ा। हर आदमी को हम लोग बूढ़ा नहीं कह सकते, है ना? तो देखने के बाद पता चलेगा बूढ़ा, जवान, मोटा, पतला, है ना? तो जिसको देखने के बाद फील हो, महसूस हो, वो भाववाचक होगा आपका।
ठीक है ना। जैसे पतला, मोटा, ईमानदार, चोर, साधु, ये सब आपको पता चलेगा देखने के बाद। तो भाववाचक। और जहाँ पर एक से अधिक हो, भीड़ हो, समुदाय का बात हो, समूह हो, उसे हम लोग समूहवाचक कहते हैं। जैसे कि मेला, बहुत सारे लोग होते हैं। पंचायत, बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, उसमें बहुत सारा अंगूर होता है। तो जहाँ पर एक नहीं, एक से अधिक हो, उसे हम लोग समूहवाचक कहते हैं। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। कारक के कितने भेद हैं? तो याद रखिएगा, कारक के फिलहाल अभी देखा जाए तो कारक के 8 भेद है। कितने भेद है? 8 भेद है कारक के। कौन कौन सा है हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा 8 भेद कारक के है। तो याद रखिएगा, कर्ता, पहला नंबर कर्ता। कर्ता का आंसर क्या होगा? कर्ता का आंसर होगा ने, जिसमें ने लगा रहे। ठीक है, आगे कर्ता के बाद होगा कर्म, कर्ता के बाद कर्म। तो कर्म में क्या आंसर होगा? कर्म में को, कर्ता ने कर्म को, ऐसे याद करिएगा, जल्दी याद हो जाएगा। उसके बाद करण, तो करण में क्या लगा रहेगा? करण में आपका लगा रहेगा से या के द्वारा, से या के द्वारा, ये लगा रहता है, से या के द्वारा। अगला आपका होगा संप्रदान। क्या होगा? संप्रदान। संप्रदान का मतलब क्या होता है? संप्रदान में किसका इस्तेमाल होगा? संप्रदान में होगा के लिए। जैसे तुम्हारे लिए एक कलम लाया, ये हो गया संप्रदान। तो आगे बढ़ते हैं, ये 4 हुआ। कारक के पूरा 8 भेद है, तो हम अभी ये 4 बता दिए। ये आपको एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से सवाल पूछेगा। कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, करण से, संप्रदान के लिए। आगे आगे देखिए, संप्रदान के बाद होगा आपादान। क्या होगा? आपादान, आपादान। आपादान का आंसर क्या होगा? आपादान का भी आंसर से होता है, परंतु इस से का मतलब क्या होगा? अगर आपका जुड़ाव किसी से है तो उससे क्या होना हो? उससे अलग होना होगा। जैसे जैसे अलग होना, जुड़ाव जिससे होगा उससे अलग होना। नहीं, उससे क्या होगा? अलग होने पर। जैसे पेड़ से पत्ता टूटा, यानी कि पेड़ से अब पत्ता क्या हो गया? अलग हो गया। नहीं, धनुष से तीर निकला, यानी धनुष में से अब तीर निकल गया, यानी उससे जुड़ाव जो रहेगा, उस जुड़ाव से बिल्कुल अलग हो जाना है। फिर अब वो अलग होगा तो फिर वो जाके मिलेगा नहीं, वहाँ पर हम लोग से का इस्तेमाल करेंगे। वह से जो किसके लिए होगा? आपादान के लिए होगा। किसके लिए होगा? वो आपादान के लिए होगा, यानी उससे बिछड़ जाना है, वहाँ पर इस से का इस्तेमाल होगा। इससे पहले जो हम लोग से पढ़े हैं यहाँ पर, ये वाला से, इस से का इस्तेमाल डायरेक्टली किया जाएगा। और इस से का इस्तेमाल आपका जो होगा वो अलग करने के लिए, बिछड़ाव करने के लिए किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये 5वां था। आगे है संबंध। क्या है आगे? संबंध है। आगे क्या है? संबंध। तो संबंध का आंसर होगा का, के एंड की। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, संबंध का बाद होगा अधिकरण। क्या होगा? अधिकरण, अधिकरण। अधिकरण का आंसर क्या होगा? अधिकरण में होगा आपका में और पर। जैसे में और पर। अगला आपका होगा आखिर। आखिर होगा संबोधन। क्या कहेंगे उसको? संबोधन कहेंगे। संबोधन। इसका आंसर क्या होगा? संबोधन का आंसर आपका होगा, संबोधन का हे, अड़े, हे, अड़े और भो कहते हैं। क्या कहते हैं? भो कहते हैं। हे, अड़े और भो कहते हैं। चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ। तो याद रखिएगा, कारक जो है पूरा 8 है। 8 कौन कौन सा है? कर्ता ने, जैसे राम ने रोहन को पीटा, तो इसमें बीच में ने आ गया, तो ये हो गया कर्ता ने। कर्म को, मैंने तुमको देखा, तो को आ गया इसमें। ठीक है। करण से, मैंने तुमसे पूछा, इसमें से आ गया। संप्रदान, तुम्हारे लिए मैंने किताब लाया है, या तुम्हारे लिए पैसा लाया है, यह किताब तुम्हारे लिए है, तो इसमें लिए का इस्तेमाल हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे ये देखिए, आपादान। आपादान मतलब बिछड़ाव।
पेड़ से पत्ता टूटा, यानी पत्ता पेड़ से बिछड़ गया। संबंध का के की, संबंध में का के की का क्या होगा? मोहन का भाई आया, इसमें का इस्तेमाल हो गया। अधिकरण में मैं या पर नहीं, टेबल पर किताब रखा है, पुस्तक रखी है, तो यहाँ पर आ गया। संबोधन मतलब हे अरे, इस सब का इस्तेमाल जहाँ होगा उसे हम लोग करण संबोधन कहेंगे। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। पेड़ से पत्ता गिरते हैं, जस्ट अभी हम आपको बताए हैं कि ये बिछड़ने का काम कर रहा है। जहाँ बिछड़ने का काम होता है वहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाता है? अपादान हो जाता है। क्या हो जाता है? अपादान। तो कर्ता का आंसर क्या होगा? कर्ता का होगा ने। देखिए यहाँ पर से का इस्तेमाल हुआ है, और कौन सा से? इस से आपको पता चलेगा कि यहाँ पर बिछड़ाव है। क्या है? इस से आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या है? बिछड़ाव हो रहा है। जब बिछड़ाव होगा, किसी से जुड़ाव हटेगा, तो अपादान आंसर होगा। तो कर्ता का क्या आंसर होगा? ने। कर्म को क्या होगा? कर्म को अपादान से, करण में होगा से। करण में क्या होगा? से और के द्वारा, से और के द्वारा, से और के द्वारा होगा। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, इस अपादान दोनों से है। इस अपादान का इस्तेमाल से वाला का कब करेंगे? जब किसी का जुड़ाव हटेगा, बिखरेगा। जैसे बंदूक से गोली, अब फिर वो गोली बंदूक में नहीं आ सकता है, तो जुड़ाव बिखरने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। रंग शब्द का विशेषण। तो रंग को विस्तार पूर्वक बोलिएगा, तो रंग को विस्तार पूर्वक बोलिएगा तो रंग का रंगीन। रंग का क्या बनेगा? रंग का रंगीन बनेगा। ठीक है ना? जैसे जहर का जहरीला, भारत का भारतीय, इतिहास का ऐतिहासिक, देश का देसी, दिन का दैनिक, ये सब विशेषण है। सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है दिन। दिन का क्या होगा? दैनिक। दिन का दैनिक। ठीक है ना? उसी तरह रंग का रंगीला, जहर का जहरीला, भारत के भारतीय, विशेषण यानी उसको विशेषता बताना है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। शास्त्र शब्द का विशेषण है। तो शास्त्र शब्द का, शास्त्र का विशेषण बताइएगा, तो शास्त्र का विशेषण क्या हो जाएगा? शास्त्रीय हो जाएगा। और याद रखिएगा, ये शास्त्र जो शब्द है यह एक संस्कृत शब्द है। क्या शब्द है? संस्कृत शब्द है। शास्त्र कौन सा शब्द है? संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? शास्त्र का अर्थ होता है आज्ञा या नियम। क्या होगा इसका अर्थ? आज्ञा, आज्ञा, या इसका अर्थ आज्ञा के अलावा नियम भी होता है, या अनुशासन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अनुशासन भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। पुरातन शब्द का थोड़ा मिस्टेक हो गया है। पुरातन शब्द में उपसर्ग होना चाहिए। पुरातन शब्द में उपसर्ग। ठीक है ना? टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा आप लोग भी हैंडल कीजिए कि पुरातन शब्द में उपसर्ग कौन है? उपसर्ग उसको कहते हैं जो शब्द के पहले आता है, उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। देखिए यहाँ पर बाबू, पुरातन, पुरातन में शब्द के पहले कौन आ रहा है? शब्द के पहले आपका आ रहा है पूरा, और तन आपका कहाँ आ रहा है? शब्द के बाद में आ रहा है। आंसर क्या होगा? पूरा होगा। आंसर क्या होगा? पूरा होगा। तो उपसर्ग उसको कहते हैं जो शब्द के पहले आता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। और जो शब्द के बाद में आता है उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका, विज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या है? जस्ट अभी आपको बताए हैं, उपसर्ग उसको कहते हैं जो शब्द के कहाँ आए? शब्द के पहले आए, उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। देखिए, इस शब्द में सबसे पहले आपका क्या आ रहा है? वी आ रहा है। क्या आ रहा है? वी आ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? वी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? कठोर, कठोर मतलब क्या होता है? ठोस, सॉलिड। तो उसका विलोम क्या होगा? यानी कठोर है, खूब मजबूत है, तो उसका विलोम क्या होगा? मुलायम होगा, कोमल होगा। क्या होगा? उसका विलोम क्या होगा? कोमल होगा। क्या होगा? कोमल होगा। आगे बढ़ते हैं
अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका ये रहा, स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा। स्तुति शब्द का विलोम यानी कि विलोम का मतलब होता है उल्टा, यानी विपरीतार्थक शब्द, उल्टा लिखने वाला शब्द। तो जैसे दिन का रात होता है, सुबह का शाम होता है, उसी तरह स्तुति शब्द का मतलब आपको बताना है कि स्तुति शब्द का मतलब अगर जान जाइएगा तो विलोम भी आप जान जाइएगा। तो हम लोग सबसे पहले मतलब समझते हैं कि स्तुति का मतलब क्या होता है। स्तुति का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा, स्तुति जो है ये भी एक संस्कृत शब्द है। ये भी क्या है, एक संस्कृत शब्द है, और इसका मतलब होता है प्रशंसा, तारीफ नहीं, प्रशंसा। क्या होता है, प्रशंसा। क्या मतलब होता है, प्रशंसा, यानी बड़ाई, तारीफ। तो कोई आपको प्रशंसा करे तो कोई घृणा करने वाला भी होगा, कोई आपकी पीठ पीछे बुराई करने वाला भी होगा। नहीं, कोई तारीफ कर रहा है तो बुराई करने वाला होगा, तो उसका आंसर आपका क्या कहलाएगा, निंदा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, निंदा कहलाएगा। नहीं, हम लोग इसका आंसर निंदा पे लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अतरंग शब्द का विलोम क्या होगा। अतरंग शब्द का विलोम, अतरंग यानी अंदर की रंग, तो इसका उल्टा क्या होगा, बाहर का रंग। तो बाहर का आंसर क्या होगा, बहिरंग। क्या होगा, बहिरंग कहलाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा। कृष्ण, कृष्ण शब्द का विलोम काला, शुक्ल, लाल, पीला। यानी याद रखिएगा, कृष्ण जो है उसका मतलब जो होगा आपका, कृष्ण का मतलब आप देखिएगा, इसका आंसर क्या होगा, कृष्ण का तो अर्थ होगा इसका, कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षक, जो अपनी तरफ खींचे, अट्रैक्शन। तो इसका विलोम अगर देखा जाए, उल्टा देखा जाए, तो कृष्ण का विलोम जो होगा वो काला नहीं होगा, काला शुक्ल, काला नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, शुक्ल होगा। कृष्ण का अर्थ काला भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, और आकर्षक भी हो सकता है। क्या हो सकता है, आकर्षक भी हो सकता है। क्या हो सकता है, आकर्षक भी हो सकता है। ये शुक्ल उसका उल्टा कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। संधि के कितने भेद हैं, तो याद रखिएगा, संधि के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं, संधि के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा, स्वर संधि, कौन संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि। तो संधि के कितने भेद है, संधि के 3 भेद है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। पृथ्वी, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है। पर्यायवाची शब्द उसको कहते हैं जिसका अर्थ नहीं बदले, यानी कि शब्द बदल जाए लेकिन अर्थ नहीं बदले। जैसे माँ को माता कह सकते हैं, मम्मी कह सकते हैं, सबका मानी एक ही होगा। तो पृथ्वी का क्या पर्यायवाची होगा, यानी पृथ्वी को और क्या कह सकते हैं, तो पृथ्वी को और क्या क्या कह सकते हैं, तो पृथ्वी को हम लोग भूमि कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पृथ्वी को हम लोग भूमि कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, पृथ्वी को भूमि के साथ साथ हम लोग धरती कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, धरती के साथ साथ वसुधा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वसुधा कह सकते हैं, वसुधा कह सकते हैं। और क्या सकते हैं, भू भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, भू भी कह सकते हैं, भूमि भी कह सकते हैं। तो ये इसका आंसर क्या होगा, पृथ्वी का पर्यायवाची। पर्यायवाची मतलब उसका अर्थ नहीं बदलेगा, बस क्या होगा, शब्द बदल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो सबसे पहले आयुष्मान को जानिए कि आयुष्मान किसको कहते हैं। ये जो आयुष्मान है ये संस्कृत का शब्द है। किसका शब्द है, आयुष्मान। आयुष्मान जो आपको दिखाई दे रहा है ये संस्कृत का शब्द है, जिसका अर्थ, जिसका मीनिंग, जिसका मतलब क्या होता है, लंबी उम्र वाला, दीर्घ आयु। क्या मतलब होगा, लंबी उम्र वाला, लंबी उम्र वाला, लंबी उम्र वाला, यानी कि दीर्घायु। क्या कहेंगे, दीर्घ मतलब लंबा,
दीर्घ आयु, दीर्घ आयु, दीर्घायु, क्या कहेंगे? दीर्घायु। तो कम उम्र वाले को क्या कहते हैं? कम उम्र वाले को, कम उम्र जीने वाले को, स्वस्थ जीने वाले को चिरंजीवी क्या कहेंगे? चिरंजीवी कहेंगे। क्या कहेंगे? चिरंजीवी कहेंगे। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? सेम सवाल, पर्यायवाची यानी कि आपका मानी नहीं बदलेगा, शब्द बदल जाएगा। तो कमल को और क्या कह सकते हैं? कमल एक फूल का नाम है और कमल को हम लोग क्या कह सकते हैं? पंकज कह सकते हैं। पंकज के साथ साथ हम लोग नीरज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नीरज कह सकते हैं। पंकज के साथ साथ क्या कह सकते हैं? नीरज कह सकते हैं। नीरज कहेंगे। नीरज के साथ साथ और क्या कह सकते हैं? सरोज कहेंगे। सरोज के साथ साथ और क्या करेंगे? जलज कह सकते हैं। जल ज जलज कह सकते हैं। सरोज के साथ साथ जलज कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं बताइए? आप लोग भी बताइए अपने कमेंट में। जलज के साथ जलज जलज भी कह सकते हैं, अम्बुज भी कह सकते हैं, अरविंद भी कह सकते हैं, नलीन भी कह सकते हैं, अम्बुज भी कह सकते हैं। चलिए इतना ही भी आप काफ़ी है। आपको ऑप्शन चुनना रहता है। तो बताइए क्या होगा? कमल का सरोज होगा। क्या होगा? सरोज होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। आँखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है। आँखों का तारा का मतलब होता है बहुत प्यारा, बहुत प्रिय, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। मतलब आँखों का मतलब होता है तारा। आँखों का तारा का बहुत प्यारा होना या प्रिय होना, दुलरुआ होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। लाल पीला होना। आदमी लाल पीला कब होता है? जब वह क्रोधित होता है, जब वह गुस्सा में आता है, तब आदमी लाल पीला होता है। तो इसका आंसर डायरेक्ट साफ साफ दिख रहा है, क्रोध करना, गुस्सा होना। मानी लिखना था। अग्नि का पर्यायवाची देखिए सेम आ गया। अग्नि का मतलब होता है आग। आग को और क्या कह सकते हैं? अग्नि कह सकते हैं। आग को और भी क्या कह सकते हैं? आग को और भी क्या कह सकते हैं? तो आग को और पावक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पावक कह सकते हैं। आग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आग कह सकते हैं। क्या कहेंगे? आग। और क्या कह सकते हैं? और अनल कह सकते हैं। अनल। साइंस में इसको दहन भी कह सकते हैं, ज्वाला भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दहन के साथ साथ ज्वाला भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, आधा ज लगा के लिखेंगे। ज वा अल्लाह, जवाला भी कह सकते हैं। ठीक है ना? और भी बहुत सारा नाम है। नहीं, दहन कह सकते हैं, ज्वलन कह सकते हैं, धूम केतु भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? धूम केतु भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कि और क्या क्या कह सकते हैं आग को। इसका आंसर क्या होगा? पावक होगा। क्या होगा? पावक होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका, द का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, दंत है, ओष्ठ है और कंठ है। इसके लिए संपूर्ण वीडियो बनाया गया है। उच्चारण स्थान के लिए संपूर्ण वीडियो बनाया गया है और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। 3 नंबर आपका बिहार बोर्ड में कहीं नहीं जाएगा या किसी भी कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उच्चारण स्थान से सवाल आए और वह छूट जाए, संभव ही नहीं है। आप क्या कीजिएगा, उस वीडियो को सिर्फ देख लीजिएगा। उस वीडियो में 5 थ्योरी प्लस 20 एमसीक्यू क्वेश्चन करवाए गए हैं, जो सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, उच्चारण स्थान का वीडियो देख लीजिएगा। हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। नहीं तो चैनल पे आप विजिट करके उच्चारण स्थान देख लीजिएगा। आपका किसी भी हाल में उच्चारण स्थान का सवाल बाधित नहीं होगा। मात्र एक वीडियो मेरा देख लीजिएगा। तो चलिए इसको समझते हैं, उच्चारण स्थान को, कि उच्चारण स्थान कैसे पकड़ेंगे आवाज़ को। अभी फ़िलहाल में हम थोड़ा सा बता देंगे। देखिए, क वर्ग, जो भी क वर्ग है, क ख ग अघ अंग, क वर्ग का उच्चारण स्थान के यानी कंठ। के यानी कंठ। क बोलिए, ख बोलिए, ग बोलिए, घ बोलिए, अंग बोलिए। उच्चारण कहाँ से आएगा? कंठ से आएगा।
ज बोलिए, छ बोलिए, ज बोलिए, झ बोलिए, या बोलिए। इसका उच्चारण स्थान तालु। कहाँ से आएगा? तालु से आएगा। कहाँ से आएगा? तालु से आएगा। ठीक है ना? इसका उच्चारण स्थान कहाँ से आएगा? तालु से आएगा। उसके बाद ट बोलिए, ठ बोलिए, ड बोलिए, ढ बोलिए, अड़ बोलिए। इसका उच्चारण स्थान एम से मूर्धा। एम से मूर्धा। क्या होगा? एम से मूर्धा होगा। ठीक है ना? उसके बाद त बोलिए, थ बोलिए, द, ध, आप न तक बोलिएगा। इसका उच्चारण स्थान डी फॉर दंत। क्या होगा? डी फॉर दंत। क्या होगा? दंत होगा। उसके बाद आप लोग प बोलिए, फ बोलिए, क्या? प, फ, ब, भ, म, कुछ भी बोलिए। इसका आवाज ओ से क्या होगा? ओष्ठ होगा। ओ से ओष्ठ। ओ से ओष्ठ होगा। ध्यान रखिएगा। इसको अगर विस्तार से देखना हो तो आपका पूरा वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप चैनल पे विजिट कर लीजिएगा। उसमें अ कहाँ से आता है, आ का उच्चारण स्थान कहाँ से आता है, ह का कहाँ से आता है, य का कहाँ से आता है, र का कहाँ से आता है, पूरा बताया गया है। री का कहाँ से आएगा, ए का कहाँ से आएगा, ओ का कहाँ से आएगा, पूरा विस्तार से बताया गया है थ्योरी में। आप वहाँ देख लीजिएगा। तो बताइए, ट, ठ, ड, ढ और अब मूर्धा। जब जब ये क, ख, ग, घ बोलिएगा तो आपका जबान जाके तालू में सटेगा ऊपर। तो क, ख, ग, घ, अंग का आवाज कंठ। च, छ, ज, झ, इया बोलिएगा तो आपका जबान आगे से मुड़ जाएगा। आगे से क्या करेगा? कंठ से नहीं, क, ख, ग, घ आवाज बोलिएगा ना तो आपका आवाज क, ख, ग, घ का कंठ से निकलेगा। कंठ से क, ख, ग, घ, कंठ आहार नाल के पास, वहाँ से आवाज निकलेगा। च, छ, ज, झ, इया बोलिएगा, आपका जबान जाके ऊपर सटेगा तालू में। जबान ऊपर। च, छ, ज, झ, इया तालू पूरा। ट, ठ, ड, ढ, अ बोलिएगा। आप बोल के ट्राई कीजिए कि आप बोलिएगा ट, ठ, ड, ढ, अ, आपका जबान आगे से जाके मुड़ जाएगा, इसलिए इसको मुर्दा कहेंगे। त, थ, द, ध, न बोलिएगा। त बोलिएगा, आपका जबान जाके दांत में सटेगा। त आप लोग ट्राई करके देख लीजिए। बोलिएगा त, जबान में सटेगा, थ जबान में सटेगा, द जबान में सटेगा। त, थ, द, ध, न ये बोलिएगा तो जबान में जाके दांत सटेगा, इसलिए इसका आंसर दंत। प, फ, ब, भ, म बोलिएगा तो दोनों होठ आपस में सट जाएगा, इसलिए प, फ, ब, म का ओ से ओष्ठ। विस्तार से आप चैनल पे देख लीजिएगा, बहुत अच्छा से समझाया गया है। ऐसे हमको लगता है कि यहाँ भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। सेम क का उच्चारण स्थान जस्ट अभी बताए हैं कि क, ख, ग, घ, आए। तो याद रखिएगा कि गाड़ी का नाम एक है KTM। सबको चाहिए KTM गाड़ी, तो दो हम देना ही देंगे आपको, देना ही नहीं चाहते। आप उसके लिए परिश्रम कीजिए, तब आपको KTM मिलेगा। परिश्रम क्या? के क, ख, ग, घ, अंग क्या होगा? क, ख, ग, घ, अंग पूरा कंठ। च, छ, ज, झ, इया, च, छ, ज, झ, इया पूरा तालु। ट, ठ, ड, ढ, अड़ पूरा मूर्धा। त, थ, द, ध, न दंत। प, फ, ब, भ, म ओष्ठ। ये हो जाएगा आपका कंठ, अभी जस्ट समझाए हैं। ये हो जाएगा आपका तालु, ये हो जाएगा मूर्धा। उच्चारण स्थान का वीडियो पर्सनल बना हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप देख लीजिएगा। तो बताइए क का आवाज़ कहाँ से निकलेगा? तो पहला वाला का पूरा आवाज़ के से, KTM। याद रखिए के से क, ख, ग, घ, टी वाला आएगा छ, छ, ज, झ। लाइन से एकदम याद रखिएगा KTM 2, KTM 2। ख, ख, ग लिख लीजिए, छ, छ, ज लिख लीजिए, लाइन से KTM बैठा दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। क का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। प वन का उच्चारण स्थान, प बोलिएगा तो दोनों होठ आपस में सट जाएगा, इसलिए प का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ होगा। क्या होगा? ओष्ठ होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। गुच्छा शब्द में कौन सा संज्ञा होगा? संज्ञा हम आपको बता दिए हैं कि संज्ञा कितने होते हैं। संज्ञा 5 होते हैं, और जहाँ पर एक से अधिक होता है उसे हम लोग समूहवाचक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक। जातिवाचक पूरे समुदाय का बात होगा, जैसे मोबाइल बोल दिए, दुनिया में बहुत सारा मोबाइल है, जातिवाचक। कुर्सी जातिवाचक। टेबल बोल दिए, जातिवाचक। साइकिल बोल दिए, जातिवाचक। यानी कि साइकिल दुनिया में बहुत सारा है, टेबल बहुत सारा है, लेकिन पर्सनल अगर हम उसका नाम बोल देते हैं, जैसे मोबाइल का नाम बोल देते हैं वीवो, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता है। नहीं, मोटरसाइकिल का हम नाम बोल देते हैं हीरो, ग्लैमर, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता है। उसी तरह द्रववाचक, जिसको हम माप तौल जोक सकते हैं,
या पी सकते हैं, पहन सकते हैं, ठीक है ना। जैसे शराब, पानी नहीं, शरबत, ये सब हम लोग पी सकते हैं। द्रववाचक पहन सकते हैं, सोना चांदी, तांबा पीतल, ये सब पहना जाता है द्रववाचक। समूहवाचक उसको कहेंगे जहाँ भीड़ होता है, नहीं एक से ज़्यादा होता है, मेला हो गया, समूहवाचक गुच्छा हो गया, समूहवाचक पंचायत हो गया, समूहवाचक सैनिक हो गया, पंचू समूहवाचक यानी सैनिक भी आएगा आपके यहाँ तो समूह आएगा, एक से अधिक आएगा समूहवाचक। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। ममेरा शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा? प्रत्यय उसको कहते हैं जो शब्द के अंत में आता होगा। देखिए यहाँ म, में, रा। आप लोग अगर स्वर जानते होइएगा, हिंदी में 11 स्वर है, अगर आप लोग स्वर जानते होइएगा इसको आसानी से बना लीजिएगा। इसमें सारा खेल स्वर का है, तो हम लोग इसको पकड़ेंगे और इसी से बन जाएगा। इसी से देख लेंगे कि आंसर क्या होना चाहिए। तो प्रत्यय किसको कहते हैं? जो शब्द के आखिर में आता है। तो शब्द के आखिर में क्या आ रहा है? मेरा आ रहा है। क्या आ रहा है? मेरा आ रहा है। तो मेरा में आवाज़ देखिएगा, इसमें एक ही मात्रा है, ये बोला एक ही मात्रा, और लास्ट में रा की मात्रा। आंसर क्या हो जाएगा? एरा। आंसर क्या हो जाएगा? एरा। याद रखिएगा क ख ग घ। आप जो भी दिया हुआ है ये सवाल, उसमें आप लोग इसको मतलब कन्वर्ट कीजिएगा स्वर में। जो कुछ भी लिखा रहेगा उसको स्वर में कन्वर्ट कीजिएगा। इसमें लास्ट में ए दिया है तो हम लोग ए लिख दिए, रकर्रा हो गया। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, पढ़ाई। देखिए बाबू, पढ़ाई, प-ढा-ई, पढ़ाई, इसको हम लोग लास्ट वाला पकड़ेंगे तो लास्ट में देखेंगे ढाई लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ढाई। इसका आवाज़ कहाँ से निकलेगा? स्वर में। अकर, आ, ये बच गया ई, आई। एकदम आसान है, आई हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। जो भी प्रत्यय होगा उसको आप लोग स्वर में चेंज कीजिएगा, तब जाके आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दिखावट शब्द में प्रत्यय होगा। चलिए बताइए आप लोग, दिखावट में क्या होगा आंसर? दिखावट में क्या आंसर होगा? दिखावट, देखिए इसको हम लोग पकड़ेंगे, इसको हम लोग पकड़ेंगे यहाँ से आखिर से, जिसका कोई मानी मतलब होना चाहिए। ये इसमें देखिए आकार है, आकार के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? अकर, आका। लास्ट वाला व, ट, वट बच गया तो आवट। देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है, आवट। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। चतुराई शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो चतुराई, सब आदमी चतुर नहीं होता है, देखने के बाद पता चलेगा चतुर, तो जातिवाचक तो हो नहीं सकता है। आप आप क्या कीजिएगा, चेक कीजिएगा कि कौन सही है कौन गलत है। कभी कभी आंसर नहीं आ जाए तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, काटेंगे कि नहीं होगा, अरे जातिवाचक तो नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा तो इसमें पूरे जात का बात करता है, नहीं होगा। व्यक्तिवाचक तो नाम का बात करता है, नहीं होगा। समूहवाचक तो भीड़ का बात करता है, नहीं होगा। तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा? भाववाचक होगा। चतुराई, सब आदमी चतुर नहीं होता है, देखने के बाद पता चलेगा कि वह चतुर है। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लोग लाइक करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिले, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो पहले मिले, ज्ञान अर्जित हो सके। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। आदिकाल शब्द में उपसर्ग कौन है? उपसर्ग किसको कहते हैं? जो शब्द के पहले आता है उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। तो क्या है सवाल? आदि काल है। आदि काल में देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है? सबसे पहले आपका क्या आ रहा है? आदि आ रहा है। एकदम आसान आंसर है। और ये आगे बढ़ते हैं। महेश शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, याद रखिएगा महेश। क्या याद रखना है? महेश। देखिए हम आपको समझाते हैं कैसे बनाना है। महेश शब्द का संधि विच्छेद, संधि विच्छेद तो और आसान है। म हेस, म हेस, ये दीर्घ संधि है, स्वर का हिस्सा है। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि इसको हम लोग क्या करेंगे, उपसर्ग और प्रत्यय में बांटेंगे। तो देखिए जहाँ भी आपको एक ही मात्रा आ जाए वहाँ पर बड़का ई लगाएंगे, जहाँ तालाबे सा आ जाता है, उधन सा आ जाता है, वहाँ पर बड़का क्या करेंगे, ई को लगा के, यानी कि धन से पहले ई को लगाएंगे। ये हो गया म।
ये हो गया हो। जैसे सवाल था म ह म, तो यहाँ पर हा कर देंगे महा, और तालाबे स है तो ये इस एक जगह पर, एक ही जगह पर बड़ा ई और तालाबे से लगाएंगे तो हो जाएगा महाधन, बड़ा ई और स महेश। महाधन, बड़ा ई और स महेश। तो आप बताइए कि महेश का तो हम आपको बता दिए, आपको समझा दिए। अब आप बताइए कि रमेश का क्या होगा। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि रमेश का क्या होगा। किसका? रमेश का क्या होगा? रमेश का क्या होगा? उमेश का क्या होगा? नहीं, रमेश का, उमेश का क्या होगा? आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। वार्तालाप यानी बातचीत शब्द का संधि विच्छेद करें। तब वार्ता धन आलाप, एकदम आसान है। वार्तालाप का क्या करना था? वार्तालाप का संधि विच्छेद करना है। तो क्या होगा? वार्ता जोर, अब यहीं से तोड़े हैं तो हम लोग यहीं से तोड़ेंगे। इसमें किसका मात्रा है? आकार की मात्रा है। तो अगर आ लास्ट में बच गया, लकर ला अप आलाप। देखिए, ये आकार की मात्रा यहाँ लिख दिए, आकार की मात्रा, ये आकार की मात्रा यहाँ लिख दिए। आ लाभ का लाभ, तो आंसर हो जाएगा वर्ता धन आलाप। आगे बढ़ेंगे अगला सवाल की तरफ। तपोबल शब्द का संधि विच्छेद है। देखिए, ये विसर्ग संधि है और ये विसर्ग संधि का सिंबल है। सब में विसर्ग संधि का क्या है? सिंबल है। ये दो बुंदा जो होता है उसे हम लोग विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। देखिए, तपोबल संधि, तपोबल का क्या होगा? संधि विच्छेद। तपोबल का संधि विच्छेद क्या होगा? जहाँ पर ओ की मात्रा आए, जहाँ पर किसकी मात्रा आए? ओ की मात्रा आए, उसको विसर्ग में बदल देना है। उसको किस में बदल देना है? विसर्ग में बदल देना है। त का त, प का प। इस ओ की मात्रा, ये जो ओ की मात्रा आपको दिखाई दे रहा है, इसके जगह पर विसर्ग लगा देंगे, हो जाएगा तप, और धन लास्ट में बच गया ब ल बल। क्या हो जाएगा? तप धन बल। याद रखिएगा, जहाँ पर भी ये ओ की मात्रा आता है, उस ओ को क्या करते हैं? हम लोग विसर्ग में बदल देते हैं। तो आपका अगला सवाल रहेगा, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आप सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। अगला सवाल आपका रहेगा सरोज। काफ़ी मरतबा एग्जाम में पूछा गया सवाल है सरोज। सरोज को आपको बताना है कि सरोज का संधि विच्छेद क्या होगा। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये नहीं सोचिएगा कि अरे हमको तो आ गया, क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में बता के। ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके कि आपको आ रहा है तो बताइए क्या आया, सही आया कि गलत आया। सरोज का संधि विच्छेद आपको क्या करना है? कमेंट में बताना है। सेम सवाल है, इसमें भी ओ की मात्रा, इसमें भी ओ की मात्रा, यहाँ भी ओ की मात्रा है, यहाँ भी ओ की मात्रा है। सेम बताना है आपको क्या होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। आजीवन शब्द में कौन सा समास है? तो आजीवन में कौन सा समास है? देखिए, समास कौन कौन सा होता है? समास समास होगा सबसे पहले द्विंदु समास। कौन सा समास? द्विंदु समास। द्विगु समास। क्या समास? द्विगु समास। तत्पुरुष समास, यहाँ लिखा हुआ है तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास। अवयवीय भाव समास। एक और होता है, इसको हम लोग कहते हैं बहुव्रीहि समास। क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। कुल मिला के समास कितने होते हैं? तो समास 6 होते हैं। कितने होते हैं? समास 6 होते हैं। तो यहाँ आपको 4 दिखाई दे रहा है। अवयवीय भाव समास, देखिए, अवयवीय भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। एक आपका होगा बहुव्रीहि समास, एक आपका होगा द्विगु समास। तो आजीवन, जहाँ पर आपको आ जाए, क्या आ जाए? आ जाए, आ जाए, या यथा आ जाए, या प्रति आ जाए, आ जाए, यथा आ जाए,
या प्रति आ जाए, उसका आंसर आंख बंद करके आप लगाइएगा अवयवीय भाव समास। आ जाए या था आ जाए, प्रति आ जाए, बे आ जाए, क्या आ जाए, बे आ जाए, उस सब का आंसर अवयवीय भाव समास होगा। ठीक है ना। अब तत्पुरुष समास आप जो हम आपको कारण बताए हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान, ये तत्पुरुष समास होगा। इसको 6 हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में? 6 हिस्सों में बांटा गया, 6 हिस्सों में। द्वंद्व समास उसको कहते हैं जिसमें बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है। क्या लगा रहता है? योजक चिन्ह। जैसे भाई और बहन, इस दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा रहेगा। जैसे देखिए हम यहाँ लिख के आपको बताते हैं, भाई बहन, भाई और ये बीच में लग गया योजक चिन्ह बहन, भाई बहन। दाल रोटी, क्या होगा? दाल, ये योजक चिन्ह लग गया, ये रोटी, दाल रोटी। ठीक है ना। कर्मधारय समास उसको कहते हैं जहाँ पर बीच में कॉम्बिनेशन बनेगा है जो का। इसका बनेगा है जो का। जैसे कमल है जो नयन, नहीं, कमल है जो नयन, क्या इस तरह से बनेगा? नहीं, कमल है जो नयन, है ना। इस तरह से जहाँ न है जो का इस्तेमाल आएगा, वहाँ पर हम लोग कर्मधारय समास का इस्तेमाल करेंगे। द्वंद्व समास का योजक चिन्ह, द्विगु समास का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? जहाँ गिनती आता है। देखिए, इस द्विगु समास का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? जहाँ सब शब्द का पहला अक्षर अक्षर गिनती वाला हो, वहाँ द्विगु समास का इस्तेमाल करेंगे। किसका समास का? द्विगु समास का इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अग्रज अनुज, देखिए जस्ट मैं अभी आपको बताया हूँ अग्रज अनुज। देखिए इसके बीच में क्या आ गया? योजक चिन्ह आ गया। जहाँ पर अभी हम आपको बताएं, जैसे उसमें बताएं भाई बहन, इस तरह का आ जाए, दाल रोटी, दाल रोटी, नहीं, मम्मी पापा, नहीं, इस तरह का आ जाए, दाल रोटी, माता और पिता, इस तरह का आ जाए सवाल। आप बीच में जो योजक चिन्ह लगा हुआ है, योजक चिन्ह का देखिए, इसको योजक चिन्ह कहते हैं। ये वाला चिन्ह को योजक चिन्ह कहते हैं, ये वाला चिन्ह को योजक चिन्ह कहते हैं। और जहाँ भी योजक चिन्ह लगा रख जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो ला सकें। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? हम आपको अभी जस्ट बताए हैं, समास में जिसके शुरू में गिनती आता है उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। ये तो टाइपिंग मिस्टेक है, ये द्विगु लिखने में दिक्कत हो गया है। इसका आंसर आपका क्या होगा? द्विगु समास। 9 मतलब कितना गिनती होगा? 9 होगा। तो जिसके मतलब जिस समास के शब्द में उपसर्ग यानी पहला वाला अक्षर आता हो अगर गिनती का, उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। कर्मधारय में है जो का कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है ना। बहुव्रीहि में तीसरा अर्थ प्रकट होगा, भगवान से संबंधित तीसरा अर्थ प्रकट होगा। ठीक है ना। जैसे कि सरस्वती, रावण, नहीं, दशानन, है ना। दशानन यानी 10 मुख वाला, तीसरा अर्थ प्रकट होगा रावण का, है ना। ये तीसरा अर्थ प्रकट होगा तो बहुव्रीहि कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। यशोदा का संधि विच्छेद क्या है? जैसे हम बताएं आपको तपोवन, सरोज, उसी तरह ही आपका यशोदा है। क्या है? यशोदा। तो कैसे बनेगा? जहाँ पर ये ओ की मात्रा आया है, इसको हम लोग विसर्ग में बदल देंगे। य का य, उससे पहले य का य और स का स। इस वाला चिन्ह को, इस वाला ओ की मात्रा को हम लोग विसर्ग में बदलेंगे। धन, लास्ट में क्या बच गया? लास्ट में आपका बच गया दकर
दा, दकर दा, तो ये हो गया यश धन दा, यश धन दा। उसी तरह तपोवन है, उसी तरह सरोज है, उसी तरह वियोज है। काफ़ी सवाल इससे मिलता जुलता है, आप ध्यान रखिएगा इसका। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। कमल नयन शब्द ये आपको बताए हैं। कमल नयन यानी नयन मतलब आँख, किसकी तरह है? कमल की तरह है, यानी जो किसी की विशेषता बताए और जहाँ पर है और जो का कॉम्बिनेशन आ जाए, जो किसी की क्या बताए? विशेषता बताए। क्या बताए? विशेषता, और कॉम्बिनेशन किसका आना चाहिए? है का और जो का आना चाहिए, उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? कमल है जो नयन, कमल है जो नयन। तो है जो का कॉम्बिनेशन बनेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं कर्मधारय समास। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? बहुत अच्छा सवाल है दिगंबर। देखिए दिगंबर, ये आपका दिगंबर, दिगंबर। तो इसको देखिए बनाने का सबसे आसान तरीका है कि जहाँ पर अगर वर्ण का तीसरा अक्षर आ जाए, जैसे क ख ग, क यहाँ क ख और ग तीसरा है, तो तीसरा आ जाता है तो इसको किस में बदलेंगे? पहिला में बदलेंगे। जहाँ भी तीसरा आएगा उसको पहिला में बदलेंगे। जैसे च छ ज तीसरा आया है ना, तो इसको भी पहिला में बदलेंगे। तो जहाँ भी तीसरा आता है उसको पहिला में बदलेंगे। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे? तो दी का दी, इस ग की जगह पर हम लोग क लिखेंगे हलंत के साथ। तो दी अधि और ग को हम लोग पहला में बदलेंगे, तो दिक। अब बच गया ग में जो आवाज़ होगा स्वर का, वो किसका होगा? ग में जो आवाज़ होगा स्वर का, अ का, और लास्ट में बच गया म ब और र। दिक जोर अंबर, दिक जोर अंबर, ठीक है ना, दिक जोर अंबर। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। करण कारक का चिन्ह है, तो हम आपको पहले ही बताए हैं करण कारक का चिन्ह है। देखिए करण यहाँ आपको मिल गया, यह है आपका करण। करण कारक का चिन्ह का आंसर क्या होगा? बताइए। से के द्वारा, क्या है? से के द्वारा आंसर होगा इसका, से और के द्वारा। देखिए आ गया करण कारक का चिन्ह है, उसका आंसर क्या होगा? से के द्वारा। देखिए मिल गया, से के द्वारा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। निम्न में अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन जब हम लोग बोलेंगे तो थोड़ी हवा अंदर की तरफ जाएगी या फिर आएगी। ये अंतस्थ व्यंजन कुल कितने हैं? अंतस्थ व्यंजन कुल 4 है, जिसको बोलने में थोड़ी हवा अंदर की तरफ जाती है और बाहर आती है। इसको हम लोग कहते हैं य र ल व। क ख ग घ तो आपका कंठ से आवाज आएगा। त थ द द बोलिएगा तो दांत में जाके सटेगा जबान, तो दंत से आवाज आएगा। प फ बोलिएगा तो आपका दोनों होंठ आपस में सट जाएगा, ओष्ठ से आवाज आएगा। ख ख ग घ कहाँ से आएगा? कंठ से आएगा। थ थ द द कहाँ से आएगा? दंत से आएगा। आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी सवाल है। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो आपको पहले मिलता रहे। और आखिरी सवाल, स्वर वर्ण की, हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या 11 है। कितनी है? 11 है। कौन कौन सा है? अ है, आ है, ई है, ई है, ऊ है, फिर ये ऊ है, फिर री है, नहीं, फिर ए है आपका, ए है आपका, क्या होगा? ओ होगा, औ होगा। इस सब को हम विस्तार पूर्वक बताए हैं। उच्चारण स्थान का वीडियो आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा।